हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्या रिलेशन होता है एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बीच में, जिसको हम लोग औसत और सीमांत लागत वक्र भी कहते हैं। तो अभी तक में हम लोगों ने देख रहा है कि क्या एप्लीकेशन है हमारा डिफरेंशिएशन का, और हम लोगों ने इसका देखा है कि रिवेन्यू पे, इलास्टिसिटी पे और कॉस्ट कर्व पे इसका क्या असर होता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को याद करिएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था कॉस्ट के कंसेप्ट को, लागत के सिद्धांत को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या रिलेशन होता है एवरेज कॉस्ट में, मार्जिनल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में। तो अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पे वापस जाएं जो आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में देखा होगा, तो हम लोगों ने एक डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें हम लोग एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशन को बताते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होता है हमेशा वो यू शेप का होता है, इस प्रकार का हमारा एवरेज कॉस्ट होता है, और मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो हमारा इस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर हम लोगों का 3 रिलेशन निकल कर आता है कि जब एवरेज कॉस्ट हमारा नीचे की ओर जा रहा होता है, मतलब फॉलिंग होता है, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी नीचे की ओर जा रहा होता है, मगर मार्जिनल कॉस्ट के गिरने की रफ्तार जो होती है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है। वहीं जब एवरेज कॉस्ट हमारा मिनिमम होता है, ठीक है, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है तो उसी पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करता है और वहां पर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। और उसके बाद का है कि एवरेज कॉस्ट जब ऊपर की ओर जाता है, जब राइज करता है, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी राइज करता है, बट मार्जिनल कॉस्ट के राइज करने की रफ्तार जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो इस रिलेशन को हम लोग थियोरेटिकली भी लिख सकते हैं कि when AC falls, मतलब जब एवरेज कॉस्ट हमारा नीचे की ओर गिर रहा है, when AC falls marginal cost also falls। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो ज्यादा रेट पे गिरता है, बट एट ए फास्टर रेट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है कि जब हमारा AC मिनिमम होता है, एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम होता है, तो वहां पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं व्हेन AC मतलब एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, तो यहां पर क्या होगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। और थर्ड हमारा क्या है, जब हमारा एवरेज कॉस्ट राइज करता है, जब ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी जाता है, मगर ज्यादा रफ्तार में जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो राइजेस। ठीक है, ये भी राइज करता है, राइजेस बट एट ए फास्टर रेट। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है जो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि हम लोग यहाँ पर इस कंसेप्ट को क्यों देख रहे हैं। हम लोग इस कंसेप्ट को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये तीनों रिलेशन जो है हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन के थ्रू प्रूफ करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये हमारा सही रिलेशन है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कॉस्ट कर्व को और रिलेशन दिखा रहे हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू कि ये जो कॉस्ट कर्व के बीच में जो रिलेशन है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, ये वही रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग अभी कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे कि जब AC हमारा फॉल कर रहा होता है, तो हम लोग पहला पॉइंट जिसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि कंसिडर AC मतलब एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। तो ये जब एवरेज कॉस्ट नीचे की ओर जा रहा है तो फिर हम लोगों का क्या रिलेशन होगा, हम लोग उसे प्रूफ करते हैं। तो जब AC डिक्लाइन करेगा, एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करेगा, तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि मार्जिनल कॉस्ट का निगेटिव साइन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रिलेशन में देख चुके हैं कि जब एवरेज कॉस्ट नीचे की ओर जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी नीचे की ओर जाता है। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट का जो साइन होगा वो निगेटिव साइन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ
एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, अगर एवरेज कॉस्ट नीचे की ओर जा रहा है, फॉल कर रहा है, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, देन डी बाई डी एक्स किसका, एवरेज कॉस्ट का क्या होगा, वो भी हमारा नीचे की ओर गिरेगा और उसे हम लोग कहेंगे कि वो निगेटिव है। अब सी ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू हमारा सी बाई क्यू भी होता है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी क्यू सी तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी क्यू सी बाई क्यू, ठीक है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं सी बाई क्यू इस प्रकार से, क्योंकि हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल टू होता है सी बाई क्यू। तो अब इसका क्या साइन होना चाहिए, इसका होना चाहिए, हम लोग लिख सकते हैं मस्ट पोजेस निगेटिव साइन। निगेटिव साइन हम लोग क्यों बोलते हैं, निगेटिव साइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब एवरेज कॉस्ट हमारा नीचे की ओर जाएगा तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो भी हमारा नीचे की ओर ही जाएगा, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि डिक्लाइनिंग। और जब अगर निगेटिव है, ठीक है, अगर मान लीजिए निगेटिव है साइन, ठीक है, अगर निगेटिव है साइन तो वो हमेशा हमारा क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, ठीक है, वो हमारा जीरो से छोटा होगा। तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं और हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब अगर जब हम लोगों को c बाई क्यू का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पर निकाल के देखेंगे, और हम लोगों ने पहले ही कोशेंट रूल में पढ़ा है जो डिवीजन का डिफरेंशिएशन का रूल था, जो कि हम लोग यू वी के फॉर्म में इसे डिफरेंशिएट करते थे और डिवाइड करते थे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग c बाई क्यू को लिख सकते हैं इस प्रकार से, डी बाई क्यू सी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, q इंटू डी सी बाई डी क्यू माइनस सी डी क्यू बाई डी क्यू डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है v स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो कोशेंट रूल का था फॉर्मूला, वही हम लोग यहाँ पर दिखला रहे हैं। और ये क्या होना चाहिए, ये हमारा लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये हमारा सेम आ जाएगा q डी सी बाई डी क्यू माइनस इसका 1 आ जाएगा, तो केवल c बचेगा। हम लोग ये फॉर्म डिफरेंशिएशन का पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। ये 1 आ जाएगा, तो इसमें बचेगा केवल c डिवाइडेड बाई q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये सब क्या है, ये सारा हम लोगों का लेस देन जीरो आ रहा है। तो अब क्या हम लोग कर सकते हैं, अब सपोज हम लोग इसे एक साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग कर दें, अब जब हम लोगों का यहाँ तक आ गया है तो इसे अब हम लोग आगे क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग इसे फॉर्म में लिख देते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में अगर लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं q डी सी बाई डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस सी बाई क्यू स्क्वायर, और ये क्या है, लेस देन जीरो है। तो ये q से हम लोग इस क्यू स्क्वायर को काट सकते हैं, तो केवल q बचेगा। और अगर हम लोग इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई क्यू डी सी बाई डी क्यू माइनस सी बाई क्यू स्क्वायर, जो कि लेस देन हमारा जीरो आना चाहिए। अब इसको और आगे अगर हम लोग डिफरेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 बाई क्यू दोनों में अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बाई क्यू कॉमन ले लेते हैं तो बचता है हमारा डी सी बाई डी क्यू माइनस सी बाई क्यू, ये हमारा है लेस देन जीरो, ठीक है। अब इसको और आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज 1 बाई क्यू को हम लोग राइट हैंड साइड भेज दें, ठीक है, तो राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा, हमारा बचेगा डी सी बाई डी क्यू माइनस सी बाई क्यू, और लेस देन क्या होगा, ये अगर उस तरफ जीरो से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बचेगा।
तो 0। उसके बाद अगर हम लोग C/Q को उस तरफ भेज दें तो हमारा हो जाएगा dC/dQ इज लेस देन C/Q। तो इस रिलेशन से, ठीक है, इस रिलेशन से हम लोग क्या बता सकते हैं, ये हमारा dC/dQ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज कॉस्ट को। याद करिएगा अगर फॉर्मूला, तो इसी के जरिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होगा एवरेज कॉस्ट से। कब? जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है। तो ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट था कि जब एसी नीचे की ओर जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी नीचे की ओर जाता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट की गिरने की रफ्तार ज़्यादा होती है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट से कम रहेगा जब वो फॉल कर रहा होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि जब एसी फॉल कर रहा है तो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कम है हमारे एवरेज कॉस्ट से। अब हम लोग दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि जब हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा होता है तब क्या होता है। उम्मीद है ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने प्रूफ किया है इसको। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है जब एसी हमारा डाउनफॉल फॉलिंग, ये राइज कर रहा है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, ठीक है, तब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशन होगा ये हम डिफरेंशिएशन के थ्रू समझाएंगे। तो जब एसी राइज करेगा तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसका साइन क्या होगा, उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ एसी इज राइजिंग, तो इसका डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/dq C/Q, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा साइन, इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम लोग कह सकते हैं शुड बी पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन होने का मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं कि d/dq C/Q का जो होगा ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये 0 से बड़ा होगा। अब चूंकि हम लोग इसके डिफरेंशिएशन को पिछले में भी कर चुके हैं तो हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि 1/Q dC/dQ माइनस C/Q इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्योंकि इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोगों ने पिछले में देखा है जब एसी डिक्लाइन का हम लोगों ने कंसीडर किया था तो डिफरेंशिएशन के बाद ये हमारा निकल कर आता है। तो अब इसको आगे जब अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1/Q अगर 0 पे जाता भी है तो वो 0 ही रह जाता है। तो हमारा क्या होगा, dC/dQ माइनस C/Q इज ग्रेटर देन 0। ये कब सिचुएशन है, जब हमारा एवरेज कॉस्ट जो औसत लागत है वो अगर बढ़ रहा है तो। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा dC/dQ। अब इसको हम लोग पूरा उस तरफ कर दें तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, C/Q। तो इसके जरिए हम लोग कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो हाँ, ये रिलेशन भी हमारा कंफर्म हो रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारा हमेशा एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा। लेकिन कब ज्यादा होगा, जब एवरेज कॉस्ट ऊपर की ओर जा रहा होगा, जब वो राइज कर रहा होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब एवरेज कॉस्ट औसत लागत बढ़ता है तो हमारा सीमांत लागत भी बढ़ता है, लेकिन सीमांत लागत के बढ़ने की रफ्तार जो होती है वो औसत लागत से ज्यादा होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है, जब एवरेज कॉस्ट भी ऊपर की ओर जा रहा होगा तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा। अब हम लोग थर्ड सिचुएशन कंसीडर करेंगे, जब एसी हमारा औसत लागत जो है वो जब मिनिमम होगा तब क्या रिलेशन को वो फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो थर्ड सिचुएशन है कि व्हेन एसी इज मिनिमम, ठीक है, जब हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा है कि जब एवरेज कॉस्ट हम मिनिमम लेंगे तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग 0 मानेंगे। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि हियर d/dq C/Q
इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पर जब मिनिमम की हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग जीरो कंसीडर करेंगे। तो इसका हम लोग वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/q dc बाई डी क्यू माइनस c/q इज इक्वल टू जीरो। 1/q को राइट हैंड साइड भेजेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही बच होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं dc बाई डी क्यू माइनस c/q इज इक्वल टू जीरो। उसके c/q को अगर राइट हैंड साइड भेजें तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं dc बाई डी क्यू इज इक्वल टू c/q। मतलब यहाँ पर रिलेशन निकल कर आ रहा है कि mc इज इक्वल टू AC, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा एवरेज कॉस्ट आ रहा है। कब? जब हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। तो याद रखिएगा, जब हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा तब हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों सेम होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर इससे सवाल आते हैं तो उसे किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो सवाल दिया हुआ है वह है कि हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और कॉस्ट फंक्शन है c इज इक्वल टू 1/3 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 9q। c हमारा कॉस्ट को डिनोट कर रहा है और q हमारे क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर हम लोगों को निकालने बोला गया है कि वो आउटपुट लेवल, वो उत्पादन क्षमता हम लोगों को निकालना है जहां पर कि एवरेज कॉस्ट या औसत लागत जो है वो मिनिमम होगा। तो जब AC मिनिमम होगा तो अगर हम लोग सिद्धांत पे जाएं तो हम लोगों ने रिलेशन देखा है एवरेज कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का, और उसमें हम लोगों ने देखा है कि जब एवरेज कॉस्ट औसत लागत जब हमारा मिनिमम होगा तो वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी नो डैट when average cost is minimum then average cost is equal to marginal cost। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा औसत लागत न्यूनतम होगा तो हमारा औसत लागत और सीमांत लागत सेम होगा, बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, ये हम लोगों को दिखाना है। तो उसके लिए एवरेज कॉस्ट निकालना होगा और मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालें तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं c/q है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, c की जगह पर उसके फंक्शन को लिख सकते हैं 1/3 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 9q। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, हम लोग करेंगे q से। तो q से अगर डिवाइड करते हैं तो q ये स्क्वायर बचेगा, फिर ये स्क्वायर हट जाएगा और ये q खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों के पास AC कितना बचा, 1/3 क्यू स्क्वायर माइनस 3q प्लस 9। ये हमारा AC निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है कॉस्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, dc बाई डी क्यू करेंगे। तो c की जगह पर हम लोग क्या इस फंक्शन को लिख सकते हैं। तो 1/3 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 9q। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा यहाँ, तो 3 इंटू डिवाइडेड बाई 3 q 3 माइनस 2 हो जाए माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 q 2 माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 9 1 है यहाँ, तो 1 इधर आ जाएगा तो केवल 9q 1 माइनस 1। तो ये कितना बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 q बचेगा, केवल 2 माइनस 1 1 रहेगा, प्लस 9q 1 माइनस 1 0 होगा, तो 0 होगा तो q खत्म हो जाएगा, तो केवल 9 बचेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मार्जिनल कॉस्ट भी निकल कर आ गया। तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को सेम कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आया है और ये हमारा एवरेज कॉस्ट आया है। अब इस दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे और फिर देखेंगे कि हम लोगों को आउटपुट क्या निकल कर आता है। तो उसके लिए तो अब हम लोग एवरेज कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट करते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं
1/3 माइनस 3q प्लस 9 इज इक्वल टू, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आया है, तो ये हो गया हमारा q² माइनस 6q प्लस 9। अब ये +9 और ये +9 ये दोनों एक LHS में है, एक RHS में है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, सारे q को एक तरफ ले आते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1/3q², इसको इधर ले आएंगे तो -q², फिर ये हमारा है -3q, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा, +6q, बच जाएगा इधर क्या 0। अब क्या करते हैं हम लोग, q जो है कॉमन ले लेते हैं, तो q अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1/3q² से एक q चला गया तो q माइनस q, फिर ये बचेगा -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग चलें, q को अगर उस तरफ हम लोग लेकर जाएं तो वो इंटू 0 होगा, तो वो 0 ही रह जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/3q माइनस q -3 और +6, तो क्या बचेगा +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब आगे अगर इसको कैलकुलेट करें तो हम लोग अगर इस दोनों को केवल कैलकुलेट करते हैं तो इस दोनों का अगर एलसीएम लें तो 3 होगा, तो क्या होगा q1q माइनस 3 इंटू q, तो क्या हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 3 को अगर इस तरफ भेज दें आरएचएस में तो -3, आगे क्या होगा q माइनस 3q माइनस 2q डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -3, तो माइनस और माइनस अगर हम लोग कैंसिल आउट कर दें तो क्या होगा 2q इज इक्वल टू 3 इंटू 3 जो कि हमारा 9 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 9/2, तो यहाँ क्वांटिटी हमारा क्या आ जाएगा 9/2 का क्वांटिटी आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन के हम लोग कॉस्ट कर्व के रिलेशन को बता सकते हैं, और अगर सवाल पूछा जाए तो इस प्रकार से हम लोग उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट कर्व्स ऑफ डिफरेंशिएशन की कब कर्व का साइन क्या होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।